उसकी ब्लैक होंडा पोर्च में आकर खड़ी हुई। वो गाड़ी को लॉक करता नीचे उतरा तो सामने ही खड़ी फिल्जा मुस्कुराती उसकी तरफ आई और कहने लगी, अरे यूशा, इतनी देर क्यों लगा दी? दादी माँ तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। कहते साथ उसने उसके हाथ से लैपटॉप बैग लिया और उसके पीछे पीछे अंदर चली आई। दादी माँ का सुनकर योशा बेचैन हो गया। आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, लेकिन बिजनेस की वजह से योशा उन पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसने टाई की नॉट ढीली की और फिल्जा की तरफ देखते कहने लगा, मेरे लिए एक कप कॉफी भिजवाओ, मैं दादी माँ के कमरे में हूँ। फिल्जा ने झट से किचन का रुख कर लिया। वो ऐसी ही थी, योशा के हर काम के लिए फौरन से भागती थी, इस बात को जाने बिना कि योशा को उसमें किसी भी किस्म की कोई खास दिलचस्पी नहीं। वो बस उसे एक अच्छी कज़न की नज़र से देखता था। लेकिन फिल्जा, वो तो अपने दिल में न जाने कौन कौन से अरमान लेकर बैठी थी। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद योशा को अपना दीवाना बनाना था और उससे शादी करके इस घर पे राज करना था। दिन रात वो इसी कोशिश में मुब्तला रहती। वैसे तो वो दूसरे शहर में रह रही थी, लेकिन पढ़ाई के लिए यहाँ हॉस्टल आ गई। उसकी पूरी कोशिश थी वो योशा के घर पर रहे, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। मगर जब दादी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो योशा ने उसे बुलवा लिया और कहा, घर पर रहकर दादी का ख्याल रखो, यहीं से यूनिवर्सिटी चली जाया करना। ये मौका वो कैसे हाथ से जाने दे सकती थी, इसलिए झट से तैयार हुई और यहाँ आकर रहने लग गई। योशा दादी माँ के कमरे में आया तो वो बिस्तर पर लेटी थी। उसने कमरे की लाइट ऑन की। दादी माँ ने जैसे ही योशा को देखा तो कहने लगी, अरे बेटा, तुम आ गए, मैं कितनी देर से तुम्हारी राह देख रही थी। वो उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन योशा ने आगे बढ़कर उन्हें उठने से रोक दिया। उनके कमर में शदीद दर्द रहता था और बार बार की हरकत उन्हें तकलीफ में मुब्तला करती थी। योशा उनके करीब बैठ गया और उनकी दवाइयाँ वगैरह देखने लगा। तकरीबन तमाम दवाइयाँ ख़त्म होने वाली थीं। उसे फिल्जा पर शदीद गुस्सा आया, जिसने उसे इस बात की इत्तला ही नहीं दी। उसी वक्त फिल्जा कॉफ़ी लेकर वहाँ पर आई। योशा के चेहरे पर छाए गुस्से को देखा और दूसरे ही पल उसकी नज़र साइड ड्रॉस पर रखी दवाइयों पर पड़ी। उसने बेसाख्ता सर पर हाथ मारा। अरे, मैं योशा को बताना कैसे भूल गई। अब तो ये इस बुढ़िया के चक्कर में मुझे डांटने से भी बाज नहीं आएगा। फिल्जा को योशा की दादी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ योशा के लिए आई थी। उनकी देखभाल का नाटक भी वो योशा का दिल जीतने के लिए करती थी, लेकिन अभी योशा ने उसकी लापरवाही अपनी आंखों से देख ली थी। वो गुस्से से उठता उसके पास आया और कहने लगा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, दादी माँ की दवाइयाँ खत्म होने से पहले पहले मुझे बता दिया करो। ये ख्याल रख रही हो तुम उनका? आज के बाद तुम्हें उनका ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अपना सामान समेटो और वापस हॉस्टल में जाओ। इस घर में तुम्हारी ज़रूरत नहीं। उसकी बात सुनकर फिल्जा के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वो कॉफ़ी वहीं टेबल पर रखती भागते हुए अपने कमरे में चली गई। दादी माँ ने योशा से कहा, बच्ची पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? कितनी बार मैंने तुमसे कहा है, शादी कर लो। तुम्हारी बीवी आएगी तो वो इस घर को और मुझे, हम सबको संभाल लेगी। दादी माँ एक बार फिर से उसकी शादी की बात लेकर बैठ गई और इस बार वो उसे ऐसे जाने नहीं दे सकती थी। उन्होंने योशा से कहा, मैं अपनी मौत से पहले तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ। योशा ये सुनकर तड़प उठा और बोला, नहीं दादी माँ, इस तरह की बात मत करें। ठीक है, मैं शादी कर लूँगा। उसे दादी माँ बहुत अजीज थी। योशा ने कम उम्री में अपने माँ और बाप दोनों को खो दिया था, इसलिए दादी माँ ही उसका सब कुछ थी और वह दादी माँ के सामने हार गया। वरना उसे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो जानता था फिल्जा उसके ऊपर लट्टू है, लेकिन वो फिल्जा जैसी लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो उसकी तमाम हरकतों से अच्छे से वाकिफ था और उसका लालचीपन भी अपनी आंखों से देख रहा था। दादी अम्मा योशा की शादी किसी मासूम लड़की से करना चाहती थी जो इस घर को और योशा को अच्छे से संभाल सके, और ऐसी लड़की ढूंढना तो तकरीबन नामुमकिन इस बात की, क्योंकि योशा ने अपने आसपास बिगड़ी हुई अमीरजादियां देखी थी। दादी माँ से उसने वादा तो कर लिया था, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था इसे पूरा कैसे करूं। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में आ गया और उसने फारिस को एक मैसेज किया और कहने लगा,
जल्द से जल्द मेरे लिए एक अच्छी लड़की का बंदोबस्त करो। दादी माँ मेरी शादी देखना चाहती हैं। उनकी हालत ख़राब होती जा रही है और मैं उन्हें मज़ीद तकलीफ़ें नहीं देख सकता। मेरी वजह से अगर उन्हें खुशी मिलती है तो मैं ये शादी करने को तैयार हूँ। उसका मैसेज पढ़कर फारिस तो अपनी जगह से उछल कर रह गया। कहाँ वो शादी के नाम से भागता था और कहाँ अब खुद से कह रहा था मेरे लिए लड़की ढूंढो। फिर फारिस ने उसे जवाबी मैसेज टाइप किया, तू तो मुझे ऐसे बोल रहा है जैसे मैं कोई रिश्ते करवाने वाली आंटी हूँ। अरे भाई, ये काम तो रिश्ते वाली आंटियाँ करती हैं। जा किसी मैरिज ब्यूरो में बात कर। उसके मशवरे पर योशा को गुस्सा आया और उसने जवाबी हमला शुरू कर दिया। तू ही मेरे लिए आंटी है, जा जाकर ढूंढ कर लेकर आ। मैं नहीं जानता, 2 दिन के अंदर अंदर मुझे शादी के लिए लड़की चाहिए। उसने हुक्मनामा जारी किया और मोबाइल एक तरफ रखते वहीं लेट गया। वो काफी ज्यादा थक चुका था। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। सुबह सवेरे तूने क्या खटाखट शुरू कर दिया। एक तो नौकरी मिली नहीं और ऊपर से मेरी नींद खराब कर रही है। अगर आज तू नौकरी हासिल किए बिना वापस आई तो याद रख, तेरी टांगे तोड़ दूंगी। नूरजहां ने करवट लेते आंखें मूंदे सिला से कहा, जो सुबह सवेरे नाश्ता तैयार करने के बाद अब जाने की तैयारी कर रही थी। आज उस आखिरी कंपनी में जाकर अपनी किस्मत को आजमाना चाहती थी। हालांकि उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि उसे वो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन नूरजहां उसे ऐसे जीने तो नहीं दे सकती थी। इसीलिए उसे नौकरी हासिल करनी ही थी। यही सोचकर वो फौरन से तैयार हुई और घर से बाहर निकल गई। पड़ोस की औरत ने उसे निकलते देखा तो कहने लगी, अरे सिला, तुम कहाँ जा रही है? वैसे तो घर से निकलती नहीं हूँ, क्या नूरजहां घर पर नहीं? उसने ऐसे पूछा जैसे सिला नूरजहां की गैर मौजूदगी में हमेशा बाहर ही रहती थी। सिला ने उसे कोई जवाब न दिया और चुपचाप बस स्टॉप पर आकर खड़ी हो गई। यहाँ से उस एरिया की तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही बस जाती थी। काफी देर इंतजार के बाद बस आई तो वो उसमें बैठ गई, क्योंकि आज यहाँ से पैदल वहां तक जाने की हिम्मत उसकी टांगों में बिल्कुल नहीं थी। पूरे रास्ते वो दिल ही दिल में दुआएं करती रही, या अल्लाह मुझे ये जॉब मिल जाए, मुझे इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है, वरना घर में तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। कल भी मांग कर खाया है। काफी लंबा सफर करने के बाद बस कंडक्टर ने उससे कहा, बीबी उतर जाओ, तुम्हारा स्टॉप आ चुका है। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगी। उसे पता ही नहीं चला था बस कब रुकी। किराया देकर वो फौरन से नीचे आई। यहाँ इससे इस कंपनी का फासला तकरीबन 5 मिनट का था। वो फाइल सीने से लगाए तेज तेज चलने लगी। उस कंपनी के बाहर पहुंचकर उसने एक नजर सर उठाकर उस बिल्डिंग को देखा। अब तक वो जितनी कंपनीज में गई थी, ये बिल्डिंग उन सब से बड़ी थी। उसने डरते डरते बिल्डिंग के अंदर कदम रख दी। शुक्र था गार्ड ने रोका नहीं। थोड़ी देर बाद ही उसे इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। इंटरव्यू फारिस ले रहा था। दरअसल यहाँ पर एक सेक्रेटरी की जरूरत थी, लेकिन जब फारिस की नजर सिला पर पड़ी तो एकदम से उसे योशा की बात आई। याद आई, ये लड़की बिल्कुल वैसी थी जैसी योशा को चाही थी। उसने बाकी सब को वापस भिजवा दिया और सिला को वहीं रखने को कहा। थोड़ी देर बाद वो योशा के ऑफिस में मौजूद था और योशा को इस बात पर कायल करने की पूरी कोशिश कर रहा था कि तुम सिला से शादी कर लो। हालांकि योशा उससे बार बार कह रहा था कि वो नौकरी के लिए आई है, मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ। लेकिन फिर जब उसने योशा को सिला की तस्वीर दिखाई जो उसकी सीवी पर लगी थी, तो योशा को भी वो पसंद आई। वो बिल्कुल मासूम सी लड़की थी, उसकी दादी का ध्यान रखती। फिर कुछ सोचकर उसने फारिस को हाँ कर दी। फारिस ने बाहर आकर सिला को योशा के ऑफिस में भिजवा दिया। वो चाहता था कि योशा खुद ही उससे बात करे। वो दूसरों को कायल करने में माहिर था। योशा जैसे बहुत बड़े बिजनेस टाइकून को अपने सामने देखकर सिला घबराने लग गई। पहले तो योशा को समझ नहीं आई कि इस लड़की से क्या बात करूं, लेकिन फिर उसने उसे अपने सामने बैठने को कहा और फिर धीरे धीरे उससे सारी बात कह दी और कहा, अगर तुम ये नौकरी हासिल करना चाहती हो तुम्हें मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी पड़ेगी। शादी का सुनकर ही सिला अपनी जगह से खड़ी हो गई और कहने लगी, मैं इन कामों के लिए यहाँ नहीं आई। लेकिन योशा ने उससे दोबारा से बैठने को कहा और उसे समझाया, सोच समझकर फैसला करो, तुम्हें अच्छी तनख्वाह दी जाएगी, जो चाहोगी वो तमाम मराहत मिलेंगी, बस तुम्हें ये शादी कुछ अरसे के लिए निभानी पड़ेगी। मेरी तरफ से तुम पर कोई पाबंदी नहीं और ना ही कोई रिश्ता होगा हमारे बीच। मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स तैयार करवा रहा हूँ, तुम साइन कर दो। सिला सोच में पड़ गई कि क्या करूं। जहां आरा ने तो आज इसे सख्ती से कहा था बिना नौकरी के घर नहीं आना,
और फिर मजबूरी में उसने उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिए। वहां से निकलते हुए वो बहुत सी सोचों का शिकार थी। समझ नहीं आ रहा था कि घर जाकर क्या बोले, कि कौन सी नौकरी हासिल की है। जब वो घर वापस आई तो जहां आरा ने दरवाजा खोलने से पहले उससे ये बात कंफर्म की कि नौकरी मिली है या नहीं, और जब उसे तसल्ली हो गई तो तब ही उसने सिला को अंदर आने की इजाजत दी। पूरा दिन कामों में उलझे सिला को इस बारे में उसके बारे में सोचती रही कि आखिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, अब मैं उससे पीछे तो हट नहीं सकती। मगर इस सब के बाद क्या होगा, जब हमारी शादी होगी और मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। पता नहीं उसके घर वाले कबूल करेंगे या नहीं। ऐसी क्या मजबूरी है जो वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहा है। बहुत से सवालात उसके दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन उनमें से किसी एक का जवाब भी उसके पास नहीं था। अगले दिन वो ऑफिस गई तो योशा ने उससे कहा, थोड़ी देर बाद पार्किंग में आना, मैं तुम्हें कोर्ट लेकर जाऊंगा और वहीं पर हमारी शादी होगी। तकरीबन 1 घंटे बाद वो फारिस के साथ नीचे पार्किंग लॉट में आ गई, जहां योशा उनका इंतजार कर रहा था। उनके बैठते ही उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कोर्ट पहुंचकर सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए और फिर थोड़ी ही देर में उनका निकाह हुआ। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि सिला को कुछ समझ नहीं आई। योशा ने उससे कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? सबसे पहले हम वहां जाएंगे और तुम्हारी शादी के बारे में बताएंगे। उसके बाद तुम अपना सामान लेकर मेरे घर शिफ्ट हो जाओगी। ये सुनकर वो घबरा गई। जहां आरा का क्या रिएक्शन होगा वो अच्छे से जानती थी, लेकिन वो योशा को अब रोक नहीं सकती थी। उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। थोड़ी देर बाद योशा उसे अपने साथ लिए उसके घर की तरफ आ गया। उनकी गली छोटी थी, इसलिए वहां पर गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती थी। योशा ने गाड़ी बाहर ही खड़ी की और फिर फारिस और सिला के साथ पैदल सिला के घर की तरफ बढ़ने लगा। हर गुजरते लम्हे के साथ सिला के कदम बाहर ही होते गए। आसपास के लोग अपने घरों से झांक झांक कर सिला को 2 लड़कों के साथ आते हुए देख रही थी। सब चैमगोइयां कर रहे थे। घर के बाहर पहुंचकर सिला ने कपकपाते हाथों से दरवाजा बजाया, तो जहां आरा ने बिड़बिड़ाते दरवाजा खोला और जूं ही अपने सामने उन तीनों को खड़े देखा तो फौरन से गिड़बिड़ा गई। फारिस और यूशा शक्ल से ही अमीर घराने के लड़के लग रहे थे। उसने फौरन से सिला का हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींचकर कहने लगी, ये किसे उठाकर ले आई? अपने साथ कौन है ये लोग? कहीं कोई कांड तो नहीं कर दिया? जल्दी बता। लेकिन सिला कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो तो बिल्कुल खामोश थी। उसी वक्त योशा और फारिस अंदर आ गए। फारिस ने घर का दरवाजा बंद किया और योशा सामने बड़ी कुर्सी पर बैठ गया और इधर उधर देखते सिला से पूछने लगा, तुम्हारे अब्बा कहाँ पर हैं? मुझे उनसे बात करनी है। सिला अब उसे क्या बताती कि उसके अब्बा नशे में धुत कहीं पड़े होंगे। जहां आरा ने उलझन से सिला को देखा और फिर योशा की तरफ आकर कहने लगी, इसके अब्बा घर पर नहीं है, जो बात करनी है मुझसे करो। योशा नजरों ही नजरों में भांप गया था कि वो शातिर और लालची औरत है। उसने जेब से कुछ नोटों की गड्डियां निकाली और सामने टेबल पर रख दी। इतने पैसे देखकर तो जहां आरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। योशा ने उससे कहा, मैंने सिला से शादी कर लिया और अब ये मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। जितने पैसे दरकार है मैं दूंगा, इसलिए बीच में दीवार बनने की कोशिश मत करना। जहां आरा तेजी से सिला की तरफ बढ़ी और कहने लगी, ये क्या बोल रहा है? तू शादी कराई है? अरे इस दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, क्यों सब में हमें बदनाम कर रही है? वो जानबूझकर ऊंचा ऊंचा बोल रही थी ताकि मोहल्ले वाले सब सुन सके। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन सिला को बेइज्जत किए बिना यहाँ से जाने कैसे दे सकती थी, इसलिए हंगामा खड़ा कर दिया। लेकिन योशा फौरन से वहां आया और कहने लगा, अगर तुमने अब अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो मैं ये तमाम रकम वापस ले लूंगा। जहां आरा इस धमकी पर खामोश हो गई और फिर सिला को अंदर भेजा और कहा, जा जाकर अपने कपड़े वगैरह बांध ले, तेरे अब्बा आएंगे तो मैं खुद उन्हें बता दूंगी। सिला ने फौरन सामान बांधा और योशा और फारिस के साथ घर से निकल आई। वो नहीं जानती थी वो क्या कर रही है और क्या नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे इतना पता था कि अगर वो ये करेगी तो उसके घर में पैसे आएंगे, इसलिए वो राजी हो गई। वैसे भी शादी तो कर ही चुकी थी, पीछे हटने का सवाल नहीं होता था। जहां आरा पीछे पैसों की गड़ियां देखकर पागल हुए जा रही थी। सिला का बाप जब घर आया तो उसने उसे सारी बात बता दी। वो हमेशा की तरह नशे में था, इससे जहां आरा की किसी बात पर ध्यान न दिया।
दूसरी तरफ योशा सिला को साथ लिए अपने घर आया। उसकी दादी हमेशा की तरह उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन जब योशा के साथ किसी लड़की को आते देखा तो एकदम हैरान हो गई। योशा ने उनसे सिला का तारुफ करवाया और कहा, ये आपकी बहू है। आप हमेशा मुझसे कहती थी शादी करो शादी करो, अब देखे मैंने शादी कर ली है। पहले तो उसकी दादी को यकीन नहीं आया और फिर उन्होंने फौरन से सिला को अपने गले से लगा लिया और कहा कि योशा, ये लड़की बहुत अच्छी है, कितनी मासूम है, देखना ये तुम्हारे घर को जन्नत बना देगी। सिला हैरान रह गई कि कोई उससे कभी इतना प्यार भी कर सकता है। दादी माँ बहुत ही अच्छे से पेश आ रही थी। दूसरी तरफ फिल्जा को जब पता चला कि योशा ने शादी कर ली है तो उस पर तो गोया कयामत टूट पड़ी। वो हसद की आग में जलकर रह गई। वो देखना चाहती थी किस लड़की से योशा ने शादी की है, ऐसी कौन सी लड़की है जिसे योशा ने उस पर तरजीह दी है। और जब उसने सिला को देखा तो नफरत से मुंह मोड़ लिया। उस लड़की में ऐसा क्या खास है जो मुझ जैसी हसीन लड़की को छोड़कर उससे शादी कर ली योशा ने। वो नफरत की आग में जल भुन रही थी। दूसरी तरफ सिला उस घर के तमाम मामलात को समझ गई थी। वो योशा के कहे बिना दादी माँ का ख्याल रखती, दिन का बहुत बड़ा हिस्सा उनके साथ गुजारती। उनके साथ रहते दादी माँ की सेहत भी बहुत अच्छी हो रही थी और योशा को ये बात साफ और वाज़ेह महसूस हो रही थी। दादी माँ को दिखाने के लिए वो दोनों एक ही बेडरूम में लेटते थे, लेकिन अलग अलग बिस्तरों पर। योशा बेड पर लेटता था और सिला काउच पर लेट जाती थी। हालांकि योशा ने उससे कहा भी था कि तुम बेड पर लेट जाओ, मैं काउच पर लेट जाया करूंगी, लेकिन उसने मना कर दिया। ये उसका घर था, वो उससे उसका बिस्तर नहीं छीन सकती थी। सिला हमेशा खामोश खामोश रहती। योशा गाहे बगाहे उसके घर वालों को पैसे दे रहा था, इसलिए उनकी उसे बिल्कुल टेंशन नहीं थी। वैसे भी जहां आरा को कौन सा सिला की कोई परवाह थी। वो उसे सब लोगों के सामने बदनाम कर चुकी थी और अब खुश थी। लेकिन एक बात उससे हजम नहीं हो रही थी कि सिला की शादी इतने बड़े घर में कैसे हुई। वो इतने बड़े घर में क्यों रह रही है? उसे तो गुर्बत की चक्की में पिसना चाहिए। ऊपर से जहां आरा के भाई ने भी उसका जीना हराम कर रखा था। बार बार यही कहता था कि सिला की शादी तुमने मुझसे करवाने का वादा किया था, अब उस अमीरजादे से क्यों ब्याह दिया उसे। लेकिन जहां आरा कहती मैंने नहीं, बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से शादी करके यहाँ से गई है, ये कहते वो अपने सामने पड़े नोटों को गिनने लगे जो योशा ने आज ही भिजवाए थे। आज हफ्ते का दिन था। योशा का ऑफिस हफ्ते के दिन बंद रहता था। वो घर पर ही बैठा कुछ काम निपटा रहा था। सुबह जल्दी उठ जाने की आदत की वजह से 5 बजे ही उसकी आंख खुल गई थी। लेकिन हैरत की बात थी कि सिला अब तक नहीं जागी थी। वो जो हमेशा फजर की अजान के वक्त उठ जाती थी, अभी तक करवट लिए सो रही थी। पहले तो योशा ने सोचा उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं करता, खुद ही थोड़ी देर में उठ जाएगी। लेकिन जब 9 बजे तक वो ना उठी तो उसे टेंशन होने लग गई। फिर कुछ सोचकर वो उसके पास आया। उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो रहा था। योशा को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने उसके माथे पर हाथ रखा तो उसका माथा जल रहा था। ओ नो, इससे तो शदीद बुखार है, और शायद बुखार की वजह से होश में भी नहीं। खुद से कहता वो फौरन से किचन की तरफ आया, जल्दी से बर्फ वगैरह निकाली और एक कपड़ा उसमें डिबो दिया और फिर ठंडे पानी की पट्टियां सिला के सर पर रखना शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में सिला की हालत बेहतर होने लग गई। तब तक डॉक्टर्स भी आ गए, जिन्हें योशा ने थोड़ी देर पहले कॉल करके बुलाया था। कुछ इंजेक्शंस और दवाइयों के बाद सिला की हालत ठीक होने लग गई। जब वो होश में आई तो खुद को योशा के बेड पर देखकर हैरान रह ली। मैं यहाँ कैसे? मैं तो काउच पर थी, तो यहाँ कैसे पहुंची? उसी वक्त योशा कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी जिसमें सिला के लिए यखनी मौजूद थी। उसे उठा देखकर वो उसके करीब बैठ गया। अब कैसा महसूस कर रही हो? पहले क्यों नहीं बताया कि बुखार है? बर वक्त दवाई लेती तो ऐसी हालत में होती। चलो अब ये यखनी पियो। उसने कहने के साथ तकिया पीछे रखा और सिला को सहारे से बिठा दिया। सिला उसकी इतनी परवाह पर रोने लगी, मगर योशा ने उसे खामोश करवा दिया और अपने हाथों से उसे यखनी पिलाने लगा। एक घूंट भरते वो उसकी मोहब्बत का शिकार हो रही थी। आज तक किसी ने उसका इतना ख्याल नहीं रखा था जितना वो रख रहा था। शाम तक उसकी हालत संभल चुकी थी। उसे ठीक देखकर योशा भी पुरसुकून हो गया। अगले हफ्ते योशा को एक बिजनेस पार्टी का इनविटेशन मिला। सब योशा की शादी के बारे में जान चुके थे और हैरान भी थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे सवालात करते कि इतनी अचानक शादी क्यों थी। पार्टी में योशा को सिला के साथ बुलाया गया था। घर वापसी पर योशा ने गाड़ी का रुख
शॉपिंग मॉल की तरफ मोड़ दिया। सिला के लिए एक सुर्ख साड़ी खरीदी और साथ में मैचिंग हील्स और ज्वेलरी भी। उसके ड्रेसेस और जूतों का साइज अच्छे से पता था। घर आकर जब उसने शॉपिंग बैग सिला को थमाई, वो हैरान रह गई। फिर अगले दिन वो उसकी लाई साड़ी पहनकर बहुत हसीन लग रही थी। योशा तो उसे देखकर खुद पर काबू ना रख सका, लेकिन सिला ने उसे याद दिला दिया कि उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। पार्टी में भी सब उनकी तारीफ कर रहे थे और बेस्ट कपल बोल रहे थे। आज सिला बहुत खुश नजर आ रही थी, मगर नहीं जानती थी ये खुशियां वक्ती हैं। आज सुबह सवेरे ही फिल्जा आ टपकी। सिला को योशा की एक कज़न बिल्कुल पसंद ना थी, जो हर वक्त योशा पर डोरे डालने की कोशिश में रहती। अभी भी उसे घर पर देखकर उसका मूड खराब हो गया। योशा ऑफिस गया हुआ था और दादी माँ वो 2 दिन पहले ही अपने बड़े बेटे के पास अमेरिका चली गई थी। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश योशा का घर बसा देखने की थी, जो कि पूरी हो चुकी थी। फिल्जा अकेली नहीं आई थी, उसके साथ एक लड़का भी था, जिसे वो अपना दोस्त कह रही थी। सिला अब उन्हें यहाँ से निकाल तो नहीं सकती थी, इसलिए मुलाजमा को उनके लिए कॉफी बनाने का कहा और खुद अंदर कमरे में चली गई। बाहर फिल्जा ने एक मोटी रकम मुलाजमा के हाथ में रखी और एक नशा आवर दवाई की शीशी उसे थमाते हिदायत की कि इसके चंद कतरे सिला की कॉफी में डाल देना। मुलाजमा ने ऐसा ही किया। कुछ देर बाद सिला उस कॉफी की वजह से बेहोश हो चुकी थी। फिल्जा ने अपना काम शुरू कर दिया और अपने साथ लाए लड़के, जिसे वो अपना दोस्त कह रही थी, उसके साथ फिल्जा की कुछ नाजीबा तस्वीर बनाई और वहां से चली गई। अगले दिन वो तस्वीर उसने योशा के ऑफिस भिजवा दी। तस्वीर देखते ही योशा का दिमाग घूम गया। वो अंधाधुन गाड़ी चलाता वापस आया और वो तस्वीर सिला के मुंह पर दे मारी। वो तस्वीर देखते सिला की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी सफाई में कुछ कहने की कोशिश की, मगर योशा ने उसकी एक ना सुनी और गुस्से से वहां से चला गया। सिला उसकी बेएतबारी देखकर टूट गई, रोते रोते घर से निकल गई। दूसरी तरफ योशा का गुस्सा जब ठंडा हुआ तो उसने उन तस्वीर का बहुत ही बारीक बीनी से जायजा लिया। तब जाकर उसे एहसास हुआ ये सब झूठी तस्वीर है। एक तस्वीर में उसे एक वॉलेट नजर आया, जो कि फिल्जा का था। योशा ने पिछले ही साल उसकी बर्थडे पर दादी माँ के कहने पर उसे गिफ्ट में दिया था। उस पर फिल्जा की पिक्चर और नेम था। वो सीधा तस्वीर लिए फिल्जा के पास आया। फिल्जा को ये उम्मीद नहीं थी कि योशा उसे पकड़ लेगा, और फिर योशा ने उसके घर फोन करके उन्हें उसकी तमाम हरकतें बताई, जिस पर फिल्जा के पापा ने फौरन से सब छोड़ छाड़ कर उसे घर वापस आने को कहा। फिल्जा अच्छे से जानती थी अब उसे दोबारा कभी पढ़ने की इजाजत नहीं मिलेगी, और उसने योशा की नजरों में अपनी इज्जत भी खो दी थी। सिला घर से निकलकर एक सुनसान सी इलाके में फुटपाथ के किनारे पर बैठी रोई जा रही थी। उसे योशा से अब कोई उम्मीद नहीं रही थी। उसे लगा था कि वो उससे मोहब्बत करने लगा है, मगर वो तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट को निभा रहा था। मुझे उससे उम्मीद लगानी ही नहीं चाहिए थी। अब मैं इस घर में कभी नहीं जाऊंगी। वैसे भी दादी माँ अब ठीक हो चुकी हैं, इस लिहाज से कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया है। लेकिन जाऊं तो कहाँ जाऊं? वो जानती थी जहां आ रहा वो तो उसे घर में दाखिल नहीं होने देगी, क्योंकि उसे योशा से पैसे जो मिल रहे थे। अगर सिला वापस आ जाती तो पैसे मिलना बंद हो जाते। फिर कुछ सोचकर वो एक दारुल अमान चली गई। सिला को घर गए पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे। उस दौरान योशा उसे हर जगह ढूंढ चुका था, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। योशा जुनूनी हो गया था। सिला के बिना तो गोया उसे सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी। फारिस उसकी यह हालत देखकर सख्त परेशान हो गया। वो समझ गया था कि उसका दोस्त सिला से अनजाने में जुनून की हद तक इश्क करने लग गया। फिर एक दिन फारिस को एक दारुल अमान के बाहर सिला नजर आई। उसने फौरन से योशा को फोन करके इत्तला दी तो वह भागा भागा वहां आया। सिला को वहां देखकर उसकी जान में जान आई। सिला ने भी उसे देख लिया था। वो बिल्कुल उजड़ा हुआ लग रहा था। लगता ही नहीं था कि इस शहर का मशहूर बिजनेस टाइकून योशा अहमद है। यह तो इश्क में हारा कोई मजनून लग रहा था। वो तेजी से उसके पास आई और गाड़ी में बैठ गई। घर पहुंचकर योशा ने उसे खींचकर अपने सीने से लगाया और बोला, सिला मेरी जान, मुझे माफ कर दो। मैंने गुस्से में कुछ सोचा ही नहीं। मैं तुमसे मोहब्बत करने लग गया था, इसलिए किसी और के साथ बर्दाश्त न कर सका। ये सब फिल्जा की हरकत थी। जानता हूँ उसी ने ये सब किया, मगर तुम परेशान नहीं हो। उसे उसके किए की सजा मिल चुकी है। अब अपने खानदान में वो कभी भी सर उठाकर नहीं जी सकेगी। वो इस मोमी गुड़िया को अपने सीने से लगाए अपनी बेताबी की दास्तानें सुना रहा था। सिला ने दिल से उसे माफ कर दिया था। उसे भी योशा से मोहब्बत थी। दोनों ने मिलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी।